54 हॉन्टेड स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। अनुज और उसके चारों दोस्त हर शाम की तरह अनुज के फ्लैट में शाम को गप्पे लड़ा रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे और एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे। ये इनकी डेली की हरकतें थी, सुबह सुबह कॉलेज जाना और शाम को साथ में बैठना। और जब 4-5 कॉलेज के लड़के बैठे हों तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या बातें होती होंगी। वही कॉलेज की लड़कियां और कैंटीन के बिल का उधार। बातें करते करते उन लोगों ने ध्यान दिया, उनमें से एक दोस्त राजीव बस कमरे में साइड पड़े शीशे पर नज़र अटकाए हुए था और वो बस उधर ही देखे जा रहा था। उसकी पूरी नज़र जैसे उस शीशे पर गड़ गई थी और उसका शरीर थोड़ा सा काँप रहा था और उसका चेहरा तो ऐसा जैसे उसने कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ देख ली हो। तभी अनुज ने उसे बोला, क्या हुआ राजीव, क्या देख रहा है तू शीशे में? और राजीव ने जवाब दिया, ये शीशे पर किसी लड़की के पैर किसी लड़की के पैर दिख रहे हैं। देख, तू भी आके देख। सब झटके से उठे और शीशे में देखने लगे, लेकिन वहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। उनको अपने ही चेहरे नजर आए। राजीव भी घबरा गया। अभी तो दिख रही थी, कहाँ गायब हो गई? उसके चेहरे से अभी भी वो डर उतरा नहीं था। बाकी लोग हंसने लगे। उन्होंने राजीव का खूब मजाक उड़ाया और बोला कि वो लड़कियों के बारे में थोड़ा कम सोचे। अब तुझे जगह जगह पर सिर्फ लड़कियां ही दिखाई दे रही हैं। मजाक मजाक में ये शाम गुजर गई और सब अपने अपने घर चले गए। जब सब चले गए तो अनुज ने जाकर उस शीशे में देखा, बस ऐसे ही फिर से एक नज़र दोहराने के लिए। क्या पता कुछ हो ना हो। वो वैसे तो इन सब में विश्वास नहीं करता था, लेकिन बस अपने दिल को तसल्ली देने के लिए उसने उसमें देखा। वो एक लंबा सा शीशा था जो कि रूम में एक किनारे में बस ज़मीन पर पड़ा था। दीवार के सपोर्ट से वो खड़ा रहता था। अनुज का फ्लैट एक 1 BHK था, एक छोटा सा रूप जिसमें गद्दा लगा हुआ था सोने के लिए। रूम से निकलते ही एक साइड में बाथरूम और दूसरी साइड में किचन, बीच में छोटी सी जगह जो खाली थी और सीधे की तरफ घर से बाहर निकलने का दरवाज़ा। उसका घर रोड के किनारे एक छोटी सी बिल्डिंग में था जिसमें 3 फ्लोर थे। अनुज खुद 2nd फ्लोर पे था और उसके सामने वाला फ्लैट जिसमें एक बूढ़े अंकल आंटी रहते थे। कुछ ही देर में अनुज ने खाना खा लिया और अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसको नींद आ रही थी कि वो एक झटके से उठ गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको धक्का सा दिया हो, जैसे कोई उसे धक्का देकर उठाने की कोशिश कर रहा हो। वो एकदम से डर गया। उसने तुरंत उठकर लाइट जलाई और किचन से पानी लेकर आया। ठंड का महीना चल रहा था, लेकिन उसका पसीना निकल रहा था। उसके दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई थी। थोड़ी ही देर में जब उसको थोड़ी राहत मिल गई तो उसकी सांस में सांस आई। वो अपने बेड पर वापस जाकर लेट गया और उसने लाइट ऑफ कर दी। लेकिन अब उसको थोड़ा सा डर लगने लगा था। शाम को वो राजीव वाला किस्सा और अब ये, उसके मन में अजीब से ख्याल आने लगे। जैसे तैसे करके उसको नींद तो आ गई और वो रात भी निकल गई। अगले दिन वो काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया
उसने सोचा कि यह सब एक गलतफहमी है, ये तो बस उसका वहम हो सकता है। शायद वो राजीव का किस्सा उसके दिमाग में घर कर गया होगा और उसी से ये सब डर लगने लगा होगा। और बस उसने इन सब बातों को कुछ दिनों के लिए भुला दिया। सबकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलने लगी थी। कॉलेज और फिर शाम की मस्ती। कुछ हफ्तों के बाद सबकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे चलने लगी थी। कॉलेज और फिर शाम की मस्ती। कुछ हफ्तों के बाद राजीव वापस अनुज के घर आया और इस बार उसका प्लान था कि वो रात में अनुज के घर पर ही रुकेगा। दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया और जैसे ही वह सोने जा रहे थे, राजीव को अचानक फिर से एक लड़की के पैर दिखे उसी शीशे में और वो फिर पहले की तरह सुन सा हो गया और बस शीशे की ओर देखता ही रहा। अनुज ने उसकी ये हालत देखी और बिना कुछ पूछे वो तुरंत उस शीशे में देखने के लिए गया। इस बार भी अनुज को कुछ नजर नहीं आया, बस अपनी और राजीव की शक्ल। तभी राजीव बोला, सही बोल रहा हूँ, उसी लड़की के पैर थे। लड़की का चेहरा नहीं था। लड़की ने वही सेम स्कर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। राजीव बोलते बोलते इतना डर गया था कि वहीं पर रोने लगा। उसके अंदर डर तो था, लेकिन वो अचानक से रोने लगा और बोला, अनुज, मैं एक अजीब सा दुख महसूस कर रहा हूँ यार। मुझे लग रहा है जैसे कि मैं उस लड़की को जानता हूँ और वो लड़की किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है यार। अनुज ये सब बातें सुनकर दंग रह गया। उसे अचानक से अपने बचपन का एक किस्सा याद आया, जब उसकी दादी ने उसको बताया था कि अगर कोई इंसान बहुत दुखी होकर या परेशानी में मरता है तो कई बार उसकी आत्मा भटकती है और अक्सर किसी न किसी जीवित इंसान को अपना दुख महसूस करवाती है। शायद राजीव के साथ यही हो रहा था। अनुज ने राजीव को संभाला और उसको थोड़ा सा पानी पिलाया और उसे सोने के लिए बोल दिया। राजीव के भीतर से भी वो दुख की भावना कम हुई और वो अपने आप को संभालने लगा। थोड़ी देर और बैठने के बाद उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी और दोनों सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन कुछ ही मिनट गुजरे होंगे लाइट्स ऑफ किए और इन दोनों को किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ शीशे के सामने वाली खिड़की से आ रही थी। उन दोनों को फिर से एक डर का झटका लगा। उन दोनों ने एक दूसरों की तरफ देखा और धीरे धीरे उठ के खिड़की की तरफ गए और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो अचानक से रूम की लाइट अपने आप ऑफ हो गई और वो आवाज़ तेजी से शीशे से आने लगी। वो लड़की, इस बार वो लड़की थी शीशे में और इस बार उसकी शक्ल भी थी और इस बार उस लड़की को सिर्फ राजीव ने ही नहीं, अनुज ने भी देखा साफ साफ। वो भयानक सा चेहरा, उसकी आंखों से टपकते खून के आंसू और वो बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। राजीव और अनुज दोनों अपनी जगह पे अटक से गए थे। वो शायद वहाँ से भागना चाहते थे पर उनका पूरा शरीर अकड़ सा गया था। वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे। अनुज को अचानक से वो दुख फिर से महसूस होने लगा और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी अचानक से फ्लैट का मेन दरवाज़ा खुला और सामने वाले फ्लैट के बूढ़े अंकल भागते भागते अंदर आए। उनके हाथ में एक हनुमान जी की मूर्ति थी और वो तेजी से कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने वो मूर्ति लाकर शीशे के सामने रखी और कुछ ही सेकंड में वो लड़की वहाँ से गायब हो गई और वो रोने की आवाज़ भी बंद हो गई।
अंकल ने दोनों लड़कों को बेड पर बिठाया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। तब जाकर दोनों को थोड़ा सा होश आया। वो इतना भयभीत हो चुके थे कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंकल ने उन दोनों की इस गंभीर हालत को देखकर दोनों को अपने फ्लैट में ले गए और उनको एक अलग से कमरे में सुला दिया। अगले दिन जब वो दोनों उठे तब उनकी आवाज़ थोड़ी सी वापस आई। बूढ़े अंकल ने उन दोनों को नाश्ता खिलाने के लिए बोला और नाश्ता खिलाते खिलाते उन दोनों को बताया रोने वाली लड़की की कहानी। लड़की असल में राजीव और अनुज के कॉलेज की ही थी। उनसे 5 या 6 साल सीनियर होगी। वो आई थी अपने छोटे से गांव से यहाँ पढ़ने के लिए। उसका एक अफेयर था कॉलेज के एक लड़के के साथ। लड़की के बाप को लड़का पसंद नहीं था। वो छोटी कास्ट का था, लेकिन वो लड़की नहीं मानी और बस एक दिन लड़की के गांव से 5-6 लोग आए। पहले तो लड़के को खूब मारा और मार मार के खिड़की से नीचे फेंक दिया और फिर उस लड़की को भी मार दिया। सब पकड़े गए थे, लेकिन उसके बाद लड़की की आत्मा आज भी वहाँ रोती है, एकदम वैसे ही जैसे वो उस रात को रो रही थी। जब भी यहाँ लड़के अकेले रहने आते तो वो वापस आ जाती। कोई परिवार रहता तो वो नहीं आती। अंकल ने बताया कि वो तो मुझे उसकी रोने की आवाज़ आ गई कल रात को, तो मैं उठकर भागा भागा चला आया। और वरना वो क्या अंकल? अनुज ने पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, रहने दो, अब तो बात ख़त्म हो गई है। अनुज ने उसी दिन वो मकान खाली कर दिया और आज भी वो दोनों बस एक बात सोचते हैं, अगर अंकल उस रात नहीं आते तो उनके साथ ना जाने क्या होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आइए चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये गाना ख़त्म होते ही मेरी छोटी सी बच्ची ने मोमबत्तियाँ बुझाई और मैंने उसके साथ केक काटा। आज उसका 4था जन्मदिन था और सब मोहल्ले के काफ़ी बच्चे आए थे और हम सबके साथ उसका जन्मदिन मना रहे थे। सबके जाते ही रात को उसने गिफ्ट खोलने की जिद की। मैं और मेरे पति ने बैठकर उसके साथ सारे तोहफे खोले। कुछ में खिलौने वाली कार थी, कुछ में पेंटिंग का सामान और कुछ में टेडी बियर थे और एक तोहफे में थी एक गुड़िया। सभी तोहफे पर देने वालों के नाम लिखे थे, पर इस पर सिर्फ हैप्पी बर्थडे नेहा लिखा हुआ था, जो कि थोड़ी अजीब बात थी। मैंने याद करने की कोशिश की कि किसके हाथ में देखा था मैंने इस गुड़िया के बक्से को, पर जहाँ तक मुझे याद है ये किसी के हाथ में नहीं थी। जब हमने सारे खिलौने खोल कर देख लिए तब नेहा उन सबको उसके कमरे में जमाने की जिद करने लगी। ज़्यादा रात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने और मेरे पति ने हामी भरी और उसके कमरे में उन खिलौनों को जमा दिया। सारे खिलौने जमाने के बाद हमने उसे सुला दिया और खुद भी सोने चले गए। अगली सुबह करीब 5 बजे मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। काफ़ी दबी हुई सी धीरे सी आवाज़ थी। नींद खुलते ही जब मैंने थोड़ा गौर से सुना तब पता चला कि ये तो मेरी बेटी है। मैं चौंक कर उठी और फुर्ती से उसके कमरे की तरफ जाने लगी। कमरा खोलते ही मैंने देखा कि वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, इधर उधर कुछ देख रही थी, जाने क्या ढूंढ रही थी। क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह कैसे उठ गई तुम? मैंने पूछा। अरे वो आंटी मुझे झूला झुला रही थी, फिर अचानक गायब हो गई, उसने कहा। उसके ये शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने उसे गोद में बिठाया और पूछा, कौन सी आंटी, कहाँ से आई थी? उसने कहा कि जब वो सो रही थी
तब वो उसके बिस्तर के पास खड़ी होकर उसके बाल संवार रही थी और फिर वो साथ में खेलने लगी। उसकी ये बातें सुनकर मैं काफ़ी चिंता में आ गई। मैंने खिड़कियों और दरवाजे की जांच की और ये पता लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ से आ सकती है। तभी मैंने अपने पति को भी उठाया और उसे भी ये सब बता दिया और उसे भी ये सब बता दिया। उन्होंने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया और कहा कि देखो वो एक छोटी बच्ची है, तो ये सब उसकी कल्पना भी हो सकती है या कोई सपना भी। हमारे काफ़ी विचार विमर्श के बाद हम सब सहमत हुए कि हो सकता है ये सच में उसकी कोई कल्पना हो, पर कोई खतरा ना रहे इसके लिए मैंने अपनी बच्ची को समझाया कि जब भी वो किसी को भी उसके कमरे में देखे तो चिल्लाकर हमें बुला ले। अगले दिन मैं और मेरी बेटी घर में अकेले थे और मेरे पति काम पर गए हुए थे। मैं खाना बना रही थी और मेरी बेटी बाहर वाले कमरे में अपने नए खिलौने के साथ खेल रही थी। तभी मुझे अचानक से उसके फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी, जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। मैंने फ़ौरन गैस की आंच कम की और धीरे से किचन से बाहर आ गई। मैं दबे पांव चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहाँ से मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही थी। जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रही थी, धीरे धीरे मुझे उसकी बातें साफ सुनाई देने लगी। वो कह रही थी कि पता है आंटी, मम्मी आपके बारे में पूछ रही थी। ये सुनते ही मैंने अपनी रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी और जैसे ही मैंने उसके कमरे के दरवाजे की झिर्री से देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में हो और किसी से बातें कर रही हो। मैं चीख पड़ी, नेहा। मेरी आवाज़ से 1 सेकंड में ही वो ज़मीन पर आ गई और जैसे सब साधारण सा दिखने लगा। मैंने उसे गले लगाया और पूछा, ये सब क्या था? तुम हवा में कैसे थी और किससे बातें कर रही थी? वो खुद भी काफ़ी उलझन में लग रही थी। इधर उधर देखकर उसने कहा, आपको वो दिख नहीं रही आंटी जो रात को आई थी? वो भी मेरे साथ खेल रही थी, मुझे हवा में उछाल रही थी। पता नहीं क्यों एकदम से गायब हो जाती आपको देखकर। मेरे होश उड़ गए ये सुनकर। मैं 1 मिनट भी उस घर में नहीं रहना चाहती थी। मैंने फटाफट गैस बंद की और नेहा को साथ लिया और घर के बाहर आ गई। मुझे अपने ही घर में डर लग रहा था। इतनी जल्दी कोई इंसान छुप नहीं सकता। गायब होगा भी तो कैसे? कहीं ये कोई भूत तो नहीं? ये सोचते हुए मैं अपनी बेटी को घर के सामने वाले पार्क में लेकर चली गई। वो झूले पर खेलने लगी और मैं चिंता में बेंच पर जाकर बैठ गई। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वापस जाकर अपना मोबाइल ले आऊं। मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें घूमे जा रही थी। तभी मेरी पड़ोसन मुझे पार्क में बैठा देखकर मेरे पास चली आई। मेरी पड़ोसन उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मुझे एक बड़ी बहन की तरह पेश आती थी और मेरा ध्यान रखती थी। ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? कोई परेशानी है क्या? चिंतित लग रही हो, उन्होंने पूछा। मैंने काफ़ी देर ये सवाल टालने की कोशिश की, पर आखिर में मैंने उन्हें बता ही दिया। मैंने उन्हें सब बताया, 5 बजे वाली घटना और अभी जो हुआ सब कुछ। वो भी काफ़ी आश्चर्यचकित रह गई। पहले तो वो कुछ देर तक चुपचाप बैठी रहीं, फिर उन्होंने पूछा, ये सब कब से होने लगा है? मैंने बताया, नेहा के जन्मदिन की रात से। उन्होंने पूछा कि उस दिन कोई भी गैर मामूली हुआ था क्या, जैसे कोई अनजान इंसान आया हो या कुछ भी अजीब हुआ हो। दिमाग पर जोर डाला और उस दिन के बारे में सोचा। जहाँ तक मुझे याद था उस दिन कुछ अलग या खास नहीं हुआ था। फिर एकदम से मुझे याद आया कि हमें एक गुड़िया मिली थी जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं था और ना ही हमने वो गिफ्ट किसी के हाथ में देखा था। उस दिन से नेहा उसे अपने साथ हर जगह ले जाती थी। अभी इस वक्त भी पार्क में वो उसे साथ लेकर आई थी। मैंने उन्हें सब बताया तो उन्होंने कहा, क्या पता इस गुड़िया में ही कोई काला जादू हो।
उन्होंने मुझे नेहा से बात करके सब पता लगाने को कहा और उस गुड़िया को फेंक देने को कहा। फिर हमने कुछ देर और बात की और वो चली गई। उनकी कही हुई बातें मुझे ठीक लग रही थी। क्या पता इसी गुड़िया को मेरे घर किसी ने काला जादू करके छोड़ा हो। मुझे एक आइसक्रीम वाले का ठेला दिखा। मैंने जल्दी से 2 आइसक्रीम खरीदी और नेहा को बुला लिया। जब वो बैठकर मेरे साथ आइसक्रीम खा रही थी तब मैंने उससे पूछा कि वो आंटी कहाँ से आती हैं। उसने कहा उसे नहीं पता, बस जब भी वो उस गुड़िया के साथ खेलने लग जाती है वो खुद ही आ जाती हैं। मेरा ये सुनकर खून जम गया। उनकी कही बात सच निकली। कुछ तो अजीब था इस गुड़िया में। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि वो क्या बातें करती हैं। उससे उसने कहा वो तो बस मेरे साथ खेलने लगती हैं। हाँ, पर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने को कहती हैं। मेरी तो जैसे धड़कन ही रुक गई। मैं बस रोने ही वाली थी कि मैंने खुद को संभाला और उससे कहा कि कभी भी वो उससे कहीं जाने के लिए हाँ नहीं बोले और फ़ौरन मुझे बुला ले। उसने पूछा ऐसा क्यों? मैंने उससे कहा कुछ चीज़ें इतनी खतरनाक हो जाती हैं कि बच्चों को समझाया ही नहीं जा सकता। मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। हम दोनों ने आइसक्रीम ख़त्म की और अपने घर वापस चले गए। घर जाते ही मैंने अपना फ़ोन देखा। मेरे पति की कई कॉल आए हुए थे। मैंने जब वापस उन्हें कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उनके बॉस का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो आज रात नहीं आ पाएंगे घर, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी उनके साथ नहीं है। कल जब उनके घर वाले आ जाएंगे तब वो भी वापस घर लौट आएंगे। मैंने दुखी होकर ठीक है कह दिया और फ़ोन रख दिया। मेरे पति वैसे भी इन सब को अंधविश्वास मानते हैं, तो उनसे बात करके कोई भी फ़ायदा नहीं था। मैंने रात को खाना बनाया और नेहा को सुला दिया। जब वह सो रही थी तब उसने उसे गुड़िया को अपने बगल में बैठा रखा था। मैंने उसकी नींद गहरी होने का इंतज़ार किया और फिर उस गुड़िया को लेकर घर के बाहर एक कचरे के डब्बे में डाल दिया। वापस आकर मुझे कुछ चैन आया। मैंने एक बार और नेहा के कमरे में जाकर देखा और फिर अपने कमरे में सोने चली गई। घबराहट के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर थोड़ी देर में बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लग गई। नींद में मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। वो आवाज़ इतनी मधुर थी कि मैं बस मदहोश सी हो गई थी। तभी अचानक मुझे नेहा की चीखने की आवाज़ आई। ऐसी चीख मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैं फ़ौरन बिस्तर से उठी और उसके कमरे की तरफ भाग कर गई। मैंने देखा कि एक 9 फुट की लंबी औरत नेहा को गोद में लिए झूला झुला रही थी और लोरी सुना रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और मुंह से लार टपक रही थी। गाते गाते वो खिड़की की तरफ जाने लगी। मैं ये सब देखकर हक्की बक्की रह गई। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैंने अपनी बेटी को छूने की कोशिश की, उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा और बहुत गुस्से से चिल्लाई, ये मेरी बेटी है, चले जाओ तुम सब गांव वालों, ये मेरी बेटी है। मेरी आंखों के सामने उसकी शक्ल धीरे धीरे सड़ने लगी और मेरी बेटी बेतहाशा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी। तभी मैंने देखा कि वो गुड़िया उसके बिस्तर पर है, जिसे कुछ देर पहले मैंने कचरे के डब्बे में डाल दिया था। मुझे इस सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस औरत की शक्ल और शरीर सड़ता जा रहा था और आंखों से खून बहता जा रहा था। मैं जैसे ही उसके पास जाती वो और ज़्यादा चीखती और मुझे मारने की कोशिश करती। वो गाते गाते रुक गई और मेरी बेटी को देखकर बोली, आज हम अपने नए घर जाएंगे, वहाँ पर और भी बहुत खिलौने हैं। ये कहकर वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगी।
मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो मेरी बेटी को ले जाने वाली थी। एकदम से मुझे वो गुड़िया दिखी। मैं फौरन उसे उठाया और जमीन पर मारना शुरू कर दिया। वो औरत डर से चीखने लगी और उसके हाथ से मेरी बेटी छूट गई और वो मुझे मारने की कोशिश करने लगी, पर मैं उस गुड़िया को तोड़ती रही जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आई। उसके शरीर से ऐसे खून बह रहा था जैसे कि कोई उसे चाकू से मार रहा हो। जैसे ही मेरी बेटी मेरे पास आ गई, मैंने उसे गोद में लिया और किचन की तरफ भागी। वो भी मेरे पीछे आई। मैंने फौरन गैस जलाई और गुड़िया को आग लगा दी। आग लगते ही वो औरत भी बुरी तरह चीखने लगी। चीख इतनी तेज थी जैसे उसकी चीखें किसी मुर्दे को भी जिंदा कर दे। जब तक वो गुड़िया जल रही थी तब तक मैंने और मेरी बेटी ने कान बंद कर लिए थे। कुछ देर बाद वो आवाज़ गायब हो गई। मैंने आंखें खोली तो देखा गुड़िया बुरी तरीके से जल रही थी और पूरे घर में कोई नहीं था। मैंने पूरा घर छान मारा पर घर में कोई ही नहीं था। तब जाके मैंने चैन की सांस ली। अगले कुछ दिन तक मैंने मेरी बेटी को अपनी नज़रों से दूर नहीं किया। मेरे पति ने जब हम दोनों की हालत देखी तब उन्हें भी थोड़ा विश्वास आने लगा इन सब बातों पर। काफ़ी समय लग गया मुझे और मेरी बेटी को इससे उभरने में।